हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस सेट को सॉल्व करेंगे उसका कोड है 324AZ। वर्ष 2023 का तीसरा सेट है। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 को पूरा सॉल्व किया है, साथ में जो वर्ष 2024 के मॉडल पेपर को भी सॉल्व किया है। तो आप पीछे के वीडियो को ज़रूर देख के आएँ। और लगभग 12वीं की जो मैथ के सारे चैप्टर हैं हमने उनके सभी प्रश्नों को भी लगाया हुआ है। तो आइए आज का हम टॉपिक अपना शुरू करते हैं। पहले का पहला खंड दिया है समुच्चय है, और यहाँ पे दिया है वास्तविक संख्याओं के लिए ए और बी इस प्रकार से हैं कि बी बराबर है a+1 द्वारा परिभाषित संबंध है। तो इसमें ये सभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस प्रकार का होता है तो सुतुल्य, सममितीय और संक्रमक कुछ भी नहीं होता है। इसको बेहतर तरीके से सीखने के लिए आप हमारा संबंध और फलन का अध्याय एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ये। तो ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक कुछ नहीं होता है। यहाँ देखो संक्रामक लिखा है, होता है संक्रामक शब्द। तो ये जो इसका तीसरा वाला खंड है, ये खंड इसका सही जाएगा। उसके बाद लिखा f(x = x² + 5) द्वारा परिभाषित एक फलन है। इस प्रकार से है कि r → r है, मतलब दो की दोनों वास्तविक संख्याएं। तो इसमें कहा एक एक आच्छादक, बहु एक आच्छादक, एक एक किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एक एक ना ही आच्छादक, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसमें कौन सही रहेगा वो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे आप देखो ये x² है, यहाँ पे आप अगर -1 लिखोगे, जैसे सपोज करो कि हमने x की वैल्यू -1 ले लिया, तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 1 5 जोड़ के 6 आएगा, यानी f-1 की वैल्यू भी 6 होगी और f1 की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। ऐसे ही मान लो हमने यहाँ पे -2 लिया, तो -2 का स्क्वायर 4 + 5 9, और उसके बाद f+2 की वैल्यू वो भी 9 हो जाएगी। तो जो इसमें फलन की वैल्यू बनेगी वो माइनस और प्लस दोनों के लिए क्या होगा, सेम सेम नंबर आने लगेगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि r का संबंध r के साथ होना चाहिए, और यहाँ पे एक से अधिक का संबंध यहाँ पे दिख रहा है। तो पहली बात, यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आएगा ना तो एक एक है और ना ही आच्छादक है। ये वाला खंड इसका सही हो सकता है। वैसे आप इसका मतलब इसको प्रांत और परिसर के रूप में आप इसको बना के भी एक बार चेक कर लेना, लेकिन संभावना यही है कि यही इसका सही जाएगा। पहले का तीसरा खंड है, यदि a वर्ग आव्यूह इस प्रकार से है कि a² = a, तो i + a³ - 7a बराबर होगा। अब इधर से हम आपको लगा के दिखाते हैं सवालों को। पहले का तीसरा सवाल में दिया है कि a एक वर्ग आव्यूह है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसमें एक रिलेशन दिया है कि a² की वैल्यू a के बराबर है, और इसमें कहा है तो आपको वैल्यू बतानी है i + a इस पूरे का होल क्यूब -7a का मान बताना है कि कितना आएगा। तो यहाँ इसको a + b के होल क्यूब पर ओपन करो तो सूत्र होता है a³ + b की वैल्यू दूसरे का, प्लस होता है 3a² और 3ab², ये सूत्र होता है, और माइनस लास्ट में है 7a। आई क्या है, एक तत्समक आव्यूह हो, तो उस पर चाहे जितनी बार उसको हल करोगे, गुणा भाग करोगे, तो वही जवाब में रिटर्न आ जाएगा। यानी इस पूरे की वैल्यू हो गई आई, और a³ को लिखेंगे a² × a। सेम यहाँ भी i² है, उसकी वैल्यू i होगी, तो 3ia, और ये हो जाएगा 3ia² माइनस में 7a। ये हो गया i। a² की वैल्यू है a, तो a² की जगह पे a रखेंगे, तो हो जाएगा a × a + 3ia + 3i, और a² की जगह पर a रखना है, ये हो गया माइनस में 7a। तो हो गया i + a × a का मतलब a², और उसकी वैल्यू a होती है, तो यहाँ भी लिखेंगे a + i का गुणा किसी में करो तो वही चीज़ रिटर्न आ जाती है। तो यहाँ पे आएगा 3a, ये हो जाएगा 3a
माइनस में 7, तो यहाँ 3 3 6, एक 7 में से 7 घटाएंगे 0, तो जवाब में आएगा आई, यानी एक तत्समक अवयव आएगा। तो अपने जवाब में देखते हैं कि नहीं, तो पहले के चौथे का तीसरा, ये यहाँ पे आई दिख रहा है जो वही सही है। उसके बाद अगला दिया सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप होगा, ये बताना है। दो सदिश है इसमें, पहले का चौथा, एक को हम ए वेक्टर कह देते हैं, वो मान लो है आई कैप प्लस जे कैप, और एक को हम बी वेक्टर कह देते हैं जिसकी वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप। तो जब भी प्रक्षेप निकालना हो तो सबसे पहले कन्फर्म करना होता है कि किस पर किसका निकालना है। तो सवाल में था आई कैप प्लस जे कैप पर आई कैप माइनस जे कैप का, तो जिस पर निकालना हो पहले उसे कन्फर्म कर लेना है, और जिसका प्रक्षेप निकालना है उसको भी हमें इसमें कन्फर्म कर लेना है। तो प्रक्षेप निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है, प्रक्षेप के लिए सबसे पहली ज़रूरत पड़ती है दोनों वेक्टरों का डॉट गुणा हमें निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप, डॉट गुणा करेंगे आई का आई में 1 और जे का जे में 1 बराबर आएगा 0। तो प्रक्षेप का तो सूत्र ये होता नहीं है, प्रक्षेप का सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान ए वेक्टर का मॉड, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान बी वेक्टर का मॉड वैल्यू। जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालना होता है उसके आधार पर हम यहाँ नीचे सदिशों का चयन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले से ही 0 हो गया, तो मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल इसका जो प्रक्षेप आएगा वो 0 आएगा। और इसमें कहा था कि आई कैप प्लस जे कैप पर निकालना है, इसका निकालना है, तो चाहे तो आप इसको बिना लगाए बता सकते हो। ये मान लो एक्स और वाई है, आई कैप प्लस जे कैप इस साइड वेक्टर जाएगा और आई कैप माइनस जे कैप इस साइड वेक्टर जाएगा। तो हमें जिस पर निकालना होता प्रक्षेप, ये है हमारा आई कैप प्लस जे कैप, जिस पे हमें प्रक्षेप निकालना होता तो दूसरे वेक्टर के अंतिम सिरे से जहाँ पे वेक्टर बन के ख़त्म होता वहाँ से हमें इसके ऊपर एक लंब डालना रहता। तो आप जब लंब डालोगे तो ये वाला इस वेक्टर के ऊपर लंब पड़ेगा ही नहीं, तो सिंपल ये है कि वैसे इसका प्रक्षेप 0 हो गया। यहाँ एक और चित्र दिखा देते हैं, ये सवाल में दिया था इस पर निकालना है, तो जिस पे निकालना उसको नीचे रखना है और जिसका निकालना उसको ऊपर लिख देना है ऐसे। अब यहाँ से इसके ऊपर लंब डालेंगे, तो लंब डालने के बाद ये जो लेंथ होती है इसे हम बोलते हैं प्रक्षेप, ये इसी लेंथ को। और ये लेंथ क्या होगा, ये होगा आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड जो होगा, उसके आधार पर आपको इसे जब निकालना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का निकालना पड़ेगा डॉट गुणनफल, और उसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा ये वाली, क्योंकि प्रक्षेप इसी का निकालना है आधार बटे कर्ण करके हम, तो यहाँ पे हमें इसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारा काम यहाँ पे करना है नहीं, यहाँ पे केवल प्रक्षेप आपको बताना था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 हो जाता है यहाँ पे इस सवाल के हिसाब से, तो इसका प्रक्षेप भी 0 हो जाएगा, ये इसका सही जवाब होगा। और पहले का 5वां दिया हुआ है अवकल समीकरण डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये पूरा एक इक्वेशन आपको दिख रहा है। इसमें कहा है कि इसकी कोटि बताओ। कोटि का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, तो मैक्सिमम इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, तो डी क्यूब का मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यानी इसकी जो आर्डर आएगी वो 3 आएगी, जो कि इसका दूसरा वाला खंड है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है दूसरे का पहला, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, और जो दूसरे का पहला दिया है वो दिया हुआ है कास ऑफ सेक इनवर्स एक्स का मान बताओ। ये एकदम से छोटा सवाल है, कास ऑफ सेक इनवर्स का मान बताना है कि कितना आएगा, और वो भी एक एक नंबर का, तो इसीलिए सवाल ऐसा। सेक इनवर्स एक्स को आप कास इनवर्स में बदल सकते हो, तो उसके लिए जो आगे वैल्यू रहती है उसको उल्टा करके यानी व्युत्क्रम में लिखना होता है। अब कास से कास इनवर्स को हटा देंगे, जवाब आएगा
1/x, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर अगला दिया हुआ है दूसरे का खा वाला खंड ए बी ज्ञात करना है, मतलब दो अवयव दिए हैं, इन दोनों का गुणनफल निकालना है। तो ये हो गया दूसरे का दूसरा खंड, एक अवयव है 1 -2 3 और एक है -4 2 और 5, और एक अवयव है 2 4 2, एक है 3 5 1। इनका गुणनफल निकालना। तो तरीका क्या है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेना है। 1 का गुणा 2 में 2 आएगा, -2 का गुणा 4 में -8, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा। फिर से क्या करना, यही पंक्ति और दूसरा स्तंभ उठा के यहाँ लिख दो। 1 का गुणा 3 में 3, -2 का गुणा 5 में -10, और 3 का गुणा 1 में 3। फिर अब नीचे वाली पंक्ति का नंबर आएगा, -4 का 2 में -8, 2 का 4 में 8, और 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा। सेम कहानी दूसरे स्तंभ के साथ, -4 का गुणा 3 में -12, 2 का गुणा 5 में 10, और 5 का गुणा 1 में 5। क्या जवाब बनेगा ये? 6 2 8 में से 8 गया 0, यहाँ 8 और 8 खत्म, नीचे 10 बचेगा, और 3 3 6 में से 10 घटाएंगे -4 आएगा, और 10 5 15 में से 12 घटाएंगे 3 आएगा। यानी ए बी की वैल्यू हो जाएगी 0 -4 10 3। ये इसका उत्तर बन जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है दूसरे का तीसरा खंड, जांच कीजिए कि f(x) बराबर है x³ + 3 यदि x ≠ 0 और 1 है यदि x = 0 द्वारा परिभाषित एक फंक्शन है। तो इसमें जांच करना है कि x बराबर 0 पर सतत है या नहीं। तो कोई भी फंक्शन सतत है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले हमें उसकी दाएं पक्ष की अवकलन की सीमा और बाएं पक्ष की अवकलन की सीमा निकालनी होती है, और उसके बाद हमें उस फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी होती है। अगर सब बराबर हो गया तो सतत हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन जो दिया है, ये है दूसरे का तीसरा खंड। फंक्शन है x³ + 3, और इसमें दिया हुआ है यदि x ≠ 0, और जब 0 है, 0 नहीं 1 है यहाँ पे, जब x बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं। तो बाएं पक्ष की सीमा निकालने के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे f(x - h)। अब यहाँ पे आगे आपको लिखना है फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x है वहाँ x - h लिख देंगे। तो इसकी जगह पे लिख देंगे x - h का होल क्यूब + 3। अब आपको निकालना है x बराबर 0 पर सतत चेक करनी है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, यहाँ पे x की जगह 0 और h की जगह पे 0 कर देंगे तो 3 आएगा। तो ये बनेगा 3। सेम ऐसे ही निकालना है आपको राइट हैंड की लिमिट, और लिखने का तरीका ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो 0 प्लस लिख सकते हो ऊपर, मतलब 0 से आगे की बात और 0 से पीछे की बात। यहाँ हम लिख देते हैं x + h, राइट हैंड में थोड़ा सा जोड़ देते हैं। तो x की जगह में थोड़ा सा h जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, x + h का होल क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 3, और लिमिट वही रहेगी h टेंड्स टू 0। फिर से यहाँ x बराबर 0 पर ही हमें चेक करना है। तो x बराबर 0 पर राइट हैंड की लिमिट क्या बनेगी, h की जगह 0 कर देना है और x की जगह पे 0 कर देना है, तो 3 आएगा। तो राइट हैंड की लिमिट बन गई 3। तो यहाँ देखो आप, 2 का दोनों बराबर आया। उसके बाद आपको एक और चीज़ निकालना रहेगा, f0 यानी x की जगह पे 0 रख के वैल्यू देखनी है। तो x की जगह पे 0 आपको कहाँ रखना, इसमें रखना। यहाँ देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू फंक्शन की 1 है, और ये है x की वैल्यू 0 नहीं है, तब आपको ये फंक्शन लेना था। तो f0 की वैल्यू दी हुई है 1। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि f0 ≠ LHL और बराबर है RHL के, लिखेंगे इसलिए
यह सतत नहीं है, इसलिए ये सतत नहीं है, या फिर लिख सकते हो कि असतत है। तो ये हो जाएगा दूसरे के तीसरे खंड का जवाब। और उसके बाद चलते हैं आगे। ये वाला सवाल है दूसरे का चौथा खंड। सेक एक्स और कोष्टक में भी है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, इस पूरे का मान निकालना। दूसरे का चौथा खंड, समाकलन करना है सेक एक्स, कोष्ठक में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स डी एक्स, इस पूरे का करना है समाकलन। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका अंदर गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक दूसरा होगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, और आगे प्लस में सी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। एकदम छोटो मोटो सवाल था। और उसके बाद देखते हैं दूसरे का पांचवा। ये सवाल दूसरे का पांचवा दिया, यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं जिसमें पी ए की वैल्यू 0.6, पी बी की वैल्यू 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया हुआ है। सब दिया है। पी ए की वैल्यू 0.6, पी बी की वैल्यू है 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी ये दिया है 0.15। तो निकालना है पी ऑफ ए की प्रायिकता निकालनी है आपको, जबकि बी की ज्ञात हो या बी की घटना घट चुकी हो वही निकालना है। ए की प्रायिकता निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखने का तरीका ही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो और जो नीचे है उसी से डिवाइड कर दो। यही काम आपको करना है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.15 और पी बी की वैल्यू 0.3, तो भाग करेंगे आएगा 1/2। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। अगला सवाल है तीसरा। अब ये इधर से 2-2 अंक का सवाल शुरू हो रहा है। तो तीसरे का पहला दिया हुआ है y की वैल्यू है a, ये y की वैल्यू e, इसके ऊपर पावर है a cos इनवर्स x, जहाँ x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है और उनके बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे 1 - x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल 0 प्रूफ करना है। ये है तीसरे का पहला। y की वैल्यू है e, इसके ऊपर पावर है a cos इनवर्स x, और जो प्रूफ करना है उसे पहले लिख लेते हैं ताकि टारगेट ध्यान में रहे। हमें प्रूफ करना है 1 - x स्क्वायर 1 - x इस पूरे का होल स्क्वायर, और प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में ए स्क्वायर वाई बराबर 0। ये प्रूफ करना है। वैसे मेरे ख्याल से इसमें गलत लिखा हुआ है शायद पेपर में अनसॉल्व वाले में। यहाँ मेरे ख्याल से 1 - x स्क्वायर होना चाहिए, 1 - x का होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए। चलिए वैसे लगाते हैं, देखते हैं कि आएगा क्या। जहाँ तक उम्मीद है कि सवाल में गड़बड़ लिखा हुआ है कुछ। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तभी आएगा। तो सबसे पहले हम इसको 1 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप अवकलन कर दो या फिर इसका सबसे पहले लघुगणक ले लो ताकि ई हट जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का जब आप लघुगणक ले लोगे तो ये हो जाएगा log ऑफ y, और यहाँ पे बचेगा a cos इनवर्स x, ये इतना रह जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का अवकलन कर दो। लिख देते हैं फिर से, दोनों पक्षों का
x के सापेक्ष या y के सापेक्ष, जिसका मर्जी उसके सापेक्ष आप निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है y के सापेक्ष निकालोगे तो अंतिम में जाके भिन्न को पलटना पड़ेगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, और फिर से y का करना पड़ेगा तो हो जाएगा dy/dx। ये कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का करेंगे तो आएगा माइनस में 1/√1 - x², ये आएगा। अब क्या करो, क्रॉस गुणा करो, 1 - x² का इधर कर देते हैं, y का इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट में 1 - x² dy/dx, और इधर हो जाएगा माइनस में ay। अभी जो प्रूफ करना है उसमें हमें करड़ी नहीं चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा और आएगा 1 - x², और हो जाएगा ये dy/dx, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा a² y²। अब आपको पता है कि जो लाना है उसमें 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो इसको भी एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना आएगा। सबसे पहले तो ये देखो दो लोगों का गुणा है, तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं और दूसरे वाले का अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन जब करोगे तो आएगा 2 dy/dx। सबसे पहले तरीका क्या, घात को आगे लगा दो, तो इसके पावर को आगे लगा के कम कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब चूंकि ये x नहीं है तो रिटर्न डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा, d²y/dx²। dy/dx का करेंगे तो d²y/dx² आएगा, ये होगा इसका। अगली बार में क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, यानी dy/dx का होल स्क्वायर, इस पूरे को छोड़ देंगे और इसका करेंगे, तो जब इसका करोगे तो आएगा 1 का 0 और x² का आएगा केवल x, आगे 2 लग के, यानी ये हो जाएगा माइनस में 2x। इसका अवकलन 1 का 0 और x² का 2x और आगे माइनस लगा हुआ है, बराबर a² कांस्टेंट है और y² का हो जाएगा 2y dy/dx, तो ये हो जाएगा 2a² y dy/dx। अब अगर आप देखो ध्यान से तो दोनों तरफ dy/dx और दोनों तरफ 2 है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो इसी से आर पार भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे चाहे लिख दो या तो चाहे कामन ले लो, तो जब कामन लेंगे यहाँ पे तो कितना बनेगा, 2 और dy/dx, ये वाला चीज़ आपको कामन लेना है, तो क्या क्या रह जाएगा, 1 - x² और d²y/dx² रह जाएगा, और यहाँ से एक निकल गया dy/dx और एक रह जाएगा और x रह जाएगा, यानी यहाँ रहेगा x, dy/dx रह जाएगा, और यहाँ से जब हटाएंगे तो यहाँ पे रह जाएगा a² y और 2 dy/dx, यहाँ साइड कर देते हैं। अब दोनों तरफ से इसको जब काट दोगे तो जवाब में आएगा 1 - x² d²y/dx² माइनस x dy/dx, और चाहे तो ये जो बचा है इसको इस साइड लिख लो। तो यही चीज़ आपको प्रूव करना था।
तो हमें सवाल पर पहले से ही डाउट था कि ये सवाल ऐसा नहीं रहेगा। सवाल में x² कोष्ठक में रहेगा और किताब में 1 - x का होल स्क्वायर बना दिया। शायद उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, पेपर में सही रहा होगा। तो इस हिसाब से आपको इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पे पूरा उसका समाधान दिख रहा है। थोड़ा सा आगे करके दिखाते हैं हम इस सवाल को। ये है इसका जवाब। यहाँ पे बराबर करके 0 आपको लिख देना है। अगला सवाल तीसरे का तीसरा खंड। समाकलन करना है 1/रूट में है x² - a² dx। इसकी वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तीसरे का तीसरा खंड, समाकलन करना है 1/√x² - a² dx का। इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम मानते हैं x की वैल्यू मान लो है a sec थीटा। ये हमने मान लिया है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि sec थीटा की वैल्यू है x/a। जब आपने माना x बराबर a sec थीटा तो आपको sec थीटा की वैल्यू मिलेगी x/a। इसे हम कोई एक समीकरण कह देते हैं और इस समीकरण का हम x के सापेक्ष अवकलन करके dx का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 का x के या फिर थीटा के सापेक्ष में, जिसमें मर्जी। 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन। जब करेंगे इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन तो सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा tan थीटा और x का हो जाएगा dx/d थीटा और a आगे आएगा dx/d थीटा, या फिर आपको मिल जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा, ये हो जाएगा dx। तो अब इन सारी वैल्यू को हम समीकरण में या जो अपना मूल सवाल है उसमें प्रतिस्थापित कर देंगे। तो मूल सवाल हमारा हो जाएगा 1/x की जगह पे a sec थीटा रिप्लेस करना है तो पूरे का होल स्क्वायर माइनस a² पहले से है, और dx की जगह पे लिखना है a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब यहाँ पे वर्क करेंगे तो आएगा a² sec स्क्वायर और माइनस a²। तो a² को कॉमन ले लेंगे, बनेगा sec स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया। और यहाँ पे है a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब इसमें से a² का वर्गमूल a हो जाएगा और sec स्क्वायर -1 की वैल्यू होती है tan स्क्वायर का वर्गमूल tan हो जाएगा। तो एक साथ हम पूरे का जवाब ले देते हैं। यहाँ आएगा a tan थीटा और पहले से है a sec थीटा tan थीटा d थीटा। यहाँ पे जवाब में लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, इसलिए ऐसा किया गया। a से a कैंसिल, tan से tan कैंसिल, तो यहाँ हो गया sec थीटा d थीटा। तो मिल गया sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन होता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस कोई एक समाकलन स्थिरांक जोड़ देंगे। मान लो हमने c जोड़ दिया। अब ये तो इसका उत्तर हो गया, लेकिन आपका मेन सवाल x में था, इसलिए आपको यहाँ sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हो जाएगा log ऑफ sec थीटा, उसकी वैल्यू है x/a और tan थीटा आप चाहे तो निकाल लोगे तो आएगा √x² - a²/a। अगर आप निकालोगे तो वही आएगा। तो sec थीटा की वैल्यू x/a है, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो आएगा x² - a² प्लस में c। चाहे तो आप इसे जवाब लिखो या फिर चाहे तो दोनों में a देखो दोनों के नीचे है,
चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। लघुगणक का नियम क्या होता है, जो नीचे है उसे हम घटा सकते हैं, अगर भाग में है तो लघुगणक उसको घटा देता है। तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ए प्लस सी। ऐसा भी लिख सकते हैं, या इस पूरे को मिला के एक समाकलन स्थिरांक लिख सकते हैं, माइनस सी प्लस सी माइनस C1 प्लस C1, जो मर्जी आप उसको लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। इसको चाहे ऐसा आप लिख दो या चाहे तो आप ऐसा, ये भी सवाल मतलब चाहे तो यहाँ जवाब लिखो, चाहे इसे लिखो, चाहे इसको जवाब में लिखो, या फिर आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, इस पूरे को हटा के कोई एक नया स्थिरांक जोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि हमने C1 किसकी जगह पे लिखा है। C1 हमने लिखा है माइनस में log ऑफ ए प्लस सी की जगह पे। ऐसा भी जवाब लिख सकते हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, इसमें से आप किसी को भी लिख सकते हो। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 3 के तीसरे खंड का जवाब। शुरू से दिखाते हैं हम आपको। यहाँ सवाल है और यहाँ से उसके समाधान है। ये हुआ इसका पूरा समाधान। अगला सवाल है तीसरे का तीसरा खंड। ए वेक्टर क्रॉस कोष्ठक में दिया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये एक चक्रीय क्रम में दिया, इसका मान बताना है। तो चक्रीय क्रम में इसका जो गुणनफल होता है वैसे 0 होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगा के बताना है। दिया हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले गुणा करो, ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बनेगा ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हो गया पहले वाले का गुणा। दूसरे कोष्ठक का गुणा होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तीसरे का होगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जो पहले उसे पहले लिखना, जो बाद में हो बाद में आएगा। सी का ए में गुणा प्लस हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस गुणनफल में कभी भी वेक्टरों को आगे पीछे नहीं करना, जो पहले वो पहले लिखा जाएगा। ए बी को एक कोष्ठक में, बी सी को एक कोष्ठक में, सी को एक कोष्ठक में लिखो। तो यहाँ ए क्रॉस बी है और इस कोष्ठक में बी क्रॉस ए है, इसको साथ में ले लो। सेम ऐसे यहाँ पे है ए क्रॉस सी, लास्ट वाले में है सी क्रॉस ए, यहाँ पे है बी क्रॉस सी और दूसरे में है सी क्रॉस बी। हमने इनको रीअरेंज कर दिया। अब जब वेक्टर आगे पीछे हो तो इनको सीधा करो तो माइनस आगे आता है, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी और ए को ए क्रॉस बी लिख सकते हो। ऐसे ही ए सी को चाहे सी ए लिख दो या सी ए को ए सी लिख दो, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सी बी को सीधा लिख देंगे या क्रम बदल देंगे तो ऐसे आएगा। अब यहाँ भी ए बी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी सी, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया बराबर आएगा 0। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब तीसरे के चौथे खंड का। और उसके बाद अगला जो सवाल है तीसरे का चौथा खंड, ये तीसरे का जो हम लगाए हैं सर, ये तीसरे का लगाया गया है तीसरा खंड। तीसरे का तीसरा खंड, पीछे वाला जो था वो तीसरे का दूसरा खंड था। तो ये जो अगला सवाल है तीसरे का चौथा खंड, इस पे स्टार का निशान लगा है, मतलब ये वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा से हटाया गया है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है कि बताई गई सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।